नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है यूपी में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। इसका जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें जो टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य राजवंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन, ये सभी टॉपिक अभी आप इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बेहतरीन क्लास। अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं जो वीडियो में यूज किए गए हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अगर काल की बात करें, काल निर्धारण, तो कई विद्वानों ने अलग अलग काल का निर्धारण किया है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस रखना है एनसीईआरटी द्वारा जो काल निर्धारण किया गया है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर में मांडा, जम्मू की चेनाब नदी के किनारे 1600 किलोमीटर। अगर हम बात करें दक्षिण में तो दैमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के किनारे। अगर हम बात करें पूर्व में तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। अगर हम बात करें पश्चिम में तो सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दास्क नदी के किनारे। तो ये इतना फैला हुआ था, ये चारों कोने थे, किनारे थे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी छोर मांडा, जम्मू है, जबकि सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर सोतुरगई अफगानिस्तान में है। तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्तरी छोर मांडा, जम्मू है, लेकिन इसका वास्तविक उत्तरी छोर सोरतुगई अफगानिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है एवं आकार इसका त्रिभुजाकार है। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। रावी नदी के तट पर स्थित वर्तमान पाकिस्तान में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया पहला स्थल विशाल अन्नागार के अवशेष यहीं से मिले थे। दूसरा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान में 1922 में आरडी बनर्जी द्वारा खोजा गया। इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो के नाम जाना जाता है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगर हम लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के तट पर गुजरात, भारत में लोकेटेड है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह है। तो कहां पर पत्तन के अवशेष मिले हैं, कहां पर बंदरगाह की पता चलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो स्थल है गुजरात, भारत में, वहां से मिलते हैं, जहां से समुद्री व्यापार होता था। चावल के अवशेष और अग्नि वेदिकाएं भी यहीं से मिली हैं। अगला जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल है वो है कालीबंगन। ये घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती के किनारे राजस्थान, भारत में लोकेटेड है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अग्निवेदी मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली हैं जो अद्वितीय है। तो कालीबंगन में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला जो हमारा स्थल है वो है धौलावीरा। ये कच्छ, गुजरात, भारत में स्थित है। यह शहर 3 भागों में विभाजित था। इसकी जल प्रबंधन प्रणाली अत्यंत उन्नत थी जो वर्षा जल संचयन पर आधारित थी। अगला जो हमारा स्थल है वो राखीगढ़ी, हरियाणा, भारत में स्थित है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जहां से शहरी योजना और आभूषण निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। अगला जो स्थल है वो हड़प्पा स्थल जो यूपी में लोकेटेड है वो है आलमगीरपुर। ये मेरठ के पास हिंडन नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है, जहां से मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है आलमगीरपुर, जो मेरठ के पास हिंडन नदी के तट पर है। सिंधु घाटी नगर की नदियां, हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगन आपका घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है, रोपड़ आपका सतलुज नदी के किनारे है, बनवाली सरस्वती का सूख चुका मार्ग, ठीक है, वहां पर लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे नगर नियोजन और वास्तुकला की, किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता अपनी उन्नत शहरी योजना के लिए प्रसिद्ध थी, जिसमें सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं, जिससे शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। शहर 2 मुख्य भागों में विभाजित थे, पश्चिमी टीला गढ़ी और पूर्वी टीला निचला शहर। गढ़ी में सार्वजनिक भवन और महत्वपूर्ण संरचनाएं होती थीं। भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से किया गया था जो मानकीकृत आकार की थी।
घरों में आमतौर पर आंगन, कमरे और अच्छी जल निकासी व्यवस्था होती थी। प्रत्येक घर में एक कुआं और स्नानागार होता था तथा पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियों का एक कुशल नेटवर्क था, जो शहरी स्वच्छता का प्रतीक था। सार्वजनिक स्नानघर जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार इस सभ्यता की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं थीं। तो जो आपका अन्नागार है, विशाल अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो में पाया गया और छोटे अन्नागार आपके हड़प्पा स्थल पर पाए गए। अब सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो सिंधु घाटी समाज में एक स्पष्ट पदानुक्रम था, जिसमें शासक वर्ग संभवतः पुजारी, शासक या व्यापारी, शहरी अभिजात वर्ग, कारीगर एवं श्रमिक शामिल थे। समाज मुख्यतः शांतप्रिय था, जिसके कम सैन्य साक्ष्य मिलते हैं, जो व्यापार और कृषि पर आधारित एक स्थिर समाज का संकेत देते हैं। मातृ देवी की मूर्तियों की प्रचुरता के कारण कुछ विद्वानों का मानना है कि समाज मातृसत्तात्मक या कम से कम मातृसत्तात्मक तत्वों वाला था। यहाँ से प्राप्त खिलौने, खेल के उपकरण और मनोरंजन के अन्य साधन एक विकसित सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। वस्त्रों और आभूषणों के साक्ष्य से पता चलता है कि लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे और विभिन्न प्रकार के आभूषणों का उपयोग करते थे। आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो कृषि, सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। वे गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर और कपास जैसी विभिन्न फसलों की खेती करते थे। कपास की खेती का सबसे पहला प्रमाण यहीं से मिला है। पशुपालन की अगर बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी जैसे पशु पाले जाते थे। बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता था। व्यापार की बात करें तो आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही उन्नत थे। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ियों और नदियों के माध्यम से होता था, जबकि बाहरी व्यापार मेसोपोटामिया, ईरान और मध्य एशिया के साथ समुद्री और स्थलीय मार्गों से होता था। मुद्रा की बात करें तो व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, लेकिन मानकीकृत बांट और माप 16 के गुणक में का उपयोग होता था, जो व्यापारिक लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता था। शिल्प उद्योग, कुम्हार का चाक, धातु कर्म, कांसे का उपयोग, आभूषण निर्माण, सोना चांदी, कीमती पत्थर, मनके बनाना और मोहरे बनाना जैसे उन्नत शिल्प उद्योग मौजूद थे। धार्मिक विश्वास और मूर्तियों की अगर बात करें तो सिंधु के लोग प्रकृति पूजा पर अत्यधिक विश्वास करते थे, जिसमें वृक्ष, विशेषकर पीपल, पशु, एक श्रृंगी जानवर, कुबड़ वाला बैल और जल की पूजा शामिल थी। मातृ देवी, मिट्टी की बनी अनेक मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो उर्वरता और प्रजनन की देवी के रूप में पूजी जाती थीं। यह मातृ सत्तात्मक धार्मिक विश्वास का संकेत है। पशुपति महादेव एक मुहर पर एक योगी की मुद्रा में बैठे देवता का चित्रण है, जिनके चारों ओर पशु, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और नीचे 2 हिरण हैं। इन्हें शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति महादेव के रूप में पहचाना गया है। लिंग और योनि पूजा के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, जो बाद में हिंदू धर्म में विकसित हुए। बलिदान या मंदिर जैसी बड़ी धार्मिक संरचनाओं के साक्ष्य बहुत कम या ना के बराबर हैं, जिससे लगता है कि पूजा घर पर या छोटे समूहों में होती थी। लिपि और भाषा की अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता की अपनी एक विशिष्ट चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें लगभग 400 से 600 संकेत थे। यह लिपि मुख्य रूप से मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे की प्लेटों पर पाई गई है। यह लिपि अभी तक अपठनीय है, जिससे सिंधु सभ्यता के राजनीतिक और साहित्यिक पहलुओं के बारे में सीमित जानकारी है। यह लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी और संभवतः इसमें वोस्ट्रोफेडान शैली का भी उपयोग किया जाता था। एक पंक्ति दाहिने से बाईं ओर, अगली पंक्ति दाहिने ओर से। इस लिपि के अपठनीय होने के कारण सिंधु सभ्यता के लोगों की भाषा और उनके धार्मिक ग्रंथों के बारे में सीधे तौर पर जानकारी नहीं मिलती है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास क्या था सिंधु सभ्यता में? जल निकासी प्रणाली। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि इसकी उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली थी, जिसमें हर घर से पानी निकालकर मुख्य नाली में छोड़ा जाता था, जो ढकी हुई होती थी। ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, बड़े अन्नागारों का निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था, जो कुशल कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन को दर्शाता है। कहां से मिले थे अन्नागार? बड़े अन्नागार आपकी मोहनजोदारो से मिले थे और आपका छोटे अन्नागार हड़प्पा स्थल से मिले थे। मापतौल के लिए इन्होंने मानकीकृत बांट का उपयोग किया था, जो 16, 32, 64 के गुणक पर आधारित थे। सिंधु के लोग तांबा, कांस्य, सोना और चांदी का उपयोग करना जानते थे। कांसे के औजार और हथियार बनाना उनकी धातु कर्म कौशल को दर्शाता है। शिल्प और कला, मिट्टी के बर्तन बनाने, मनके बनाने, मोहर खोदने और मूर्तियां जैसे कांसे की नर्तकी बनाने में उनकी उच्च कलात्मक और तकनीकी दक्षता थी। पतन के कारण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण,
आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है, लेकिन अब ये कल्पना बहुत ही खोखली नजर आती है। नदियों का मार्ग बदल लेना, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने से कई शहरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। व्यापार में गिरावट, मेसोपोटामिया जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ संबंधों में गिरावट भी आर्थिक पतन का कारण बनी। खोज और उत्खनन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1920 के दशक में हुई, जिससे भारतीय इतिहास की समझ में क्रांति आ गई। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहानी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की। मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई की। जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन स्थलों का व्यापक उत्खनन हुआ और उन्होंने भी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। इन खोजों से पता चला कि भारतीय सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। उत्खनन आज भी जारी है और नए स्थलों की खोज लगातार हो रही है, जिससे इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ गहरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का मेसोपोटामिया के साथ सक्रिय समुद्री और स्थलीय व्यापार था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेहलुआ नामक स्थान का उल्लेख मिलता है, जिसे आमतौर पर सिंधु क्षेत्र से जोड़ा जाता है। सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में पाई गई हैं, जो व्यापारिक आदान प्रदान का प्रमाण है। मेसोपोटामिया से चांदी, लापिस लाजुली और अन्य कीमती सामान आयात किए जाते थे, जबकि सिंधु से सूती वस्त्र, मनके, लकड़ी और संभवतः तांबा निर्यात किया जाता था। लोथल में मिला गोदीवाड़ा डार्क यार्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सिंधुवासी कुशल नाविक और व्यापारी थे। अब हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति की। वैदिक कल्चर आपका दूसरा टॉपिक है यूपी SSC पेट के सिलेबस में और भारतीय इतिहास के सिलेबस में। वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व इसकी समय सीमा है। यह वह काल है जब ऋग्वेद की रचना हुई। इस काल में आर्यों का जीवन मुख्यतः खानाबदोश और पशुपालक था, जो सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों में केंद्रित था। अब बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, जिसका समय काल 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व था। इस काल में अन्य 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई। आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ और वे कृषि आधारित स्थायी जीवन शैली अपनाने लगे। अब हम बात करेंगे प्रमुख ग्रंथों की, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों के नाम आपको याद होने चाहिए, इनसे जुड़ी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे। ऋग्वेद की अगर बात करें तो यह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें देवताओं की स्तुति में लिखे गए 1028 सूक्त यानी कि मंत्र या श्लोक हैं और 10 मंडल हैं। यह आर्यों के प्रारंभिक धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का मुख्य स्रोत है। सामवेद की अगर बात करें तो यह वेदों में सबसे छोटा है और इसमें मुख्यतः ऋग्वेद के मंत्रों का संग्रह है, जिन्हें गाकर यज्ञों में देवताओं का आह्वान किया जाता था। इसे भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। किसको? भारतीय जो संगीत है उसका मूल स्रोत किसे माना जाता है? सामवेद को। बात करें यजुर्वेद की तो यह यज्ञों और अनुष्ठानों से संबंधित मंत्रों और प्रक्रियाओं का संग्रह है। यह गद्य और पद्य दोनों में रूप में उपलब्ध है और इसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की। यह सबसे बाद का वेद है और इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, औषधियां, बीमारियों का इलाज और लौकिक जीवन में से संबंधित मंत्र और विधान शामिल हैं। यह सामान्य जनजीवन और उनके अंधविश्वासों का भी चित्रण करता है। ठीक है, विश्वास कहें या अंधविश्वास कहें वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर आपको ये पूरी जानकारी आपको पढ़नी होगी अपनी परीक्षा की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रंथों की, जैसे कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों के गद्य व्याख्यात्मक ग्रंथ हैं, जो वैदिक अनुष्ठानों, यज्ञों और उनकी विधियों का विस्तृत वर्णन करते हैं। प्रत्येक वेद के अपने संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण। आरण्यक जंगल के ग्रंथ कहलाते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की एक सेतु का काम करते हैं। इनमें रहस्यवाद और दर्शन पर जोर दिया गया है, जो जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों द्वारा रचे गए थे। अब बात करेंगे उपनिषद की। यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनमें आत्मा, परमात्मा, कर्म, मोक्ष और ब्रह्मांड के रहस्य जैसे गूढ़ दार्शनिक विचारों का वर्णन है। ये गुरु शिष्य परंपरा में संवादों के रूप में है। देखिए, कुल उपनिषदों की संख्या 108 है और मुख्य उपनिषद जो हैं वो 11 हैं।
ऐतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। इस प्रकार 11 उपनिषद हैं जो मुख्य हैं। बाकी इनकी संख्या टोटल 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी कर्मों से पहचाने जाते थे। जो पूजा पाठ करते थे, शिक्षण करते थे, वो ब्राह्मण होते थे। जो रक्षा करते थे सेना का, है ना, और कृषि करते थे वो क्षत्रिय होते थे। जो वैश्य जो व्यापार करते थे वो वैश्य होते थे। और जो साफ सफाई का काम करते थे या छोटे काम करते थे वो शूद्र में आते थे। जैसे आपका अभी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब होती है, उसी प्रकार वहां पर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शिक्षण के कार्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया था, जो अभी भी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित और कठोर हो गई। जैसे जैसे लोग पावरफुल होते गए, अपने लड़के को वही काम करवाना चाहने लगे, तो वो जन्म आधारित होती चली गई। गोत्र यह एक ही पूर्वज से संबंध रखने वाले लोगों का समूह था। विवाह आमतौर पर गोत्र के बाहर होते थे, बहिर्विवाह जिसे कहते हैं। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जीवन को 4 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक का अपना उद्देश्य था। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन, पहले 25 साल, गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ जीवन वन में, और संन्यास, त्याग और मोक्ष की खोज में। परिवार की अगर बात करें तो संयुक्त परिवार प्रणाली और पितृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता था। विवाह विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी शामिल थे। हालांकि अनुलोम को अधिक स्वीकार माना जाता था। वैदिक काल में कुल 8 प्रकार के विवाह होते थे। कितने? 8 प्रकार के। ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ब्रह्म विवाह में वैदिक अनुष्ठानों के साथ समान वर्ण में विवाह होता था। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह। देव विवाह में कन्या का पिता अपनी पुत्री को दान स्वरूप में किसी पुरोहित अथवा पंडित को दान कर देता था। आर्ष विवाह में वर पक्ष से गऊ का जोड़ा लेकर कन्यादान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह में दहेज के बिना किया गया विवाह होता था। आसुर विवाह धन के बदले किया जाने वाला विवाह। राक्षस विवाह कन्या का अपहरण करके किया जाता था। और पैशाच विवाह इस शादी में एक लड़की जो अपने होश में नहीं है उससे जबरन शादी की जाती है। ऐसा विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। अब हम बात करेंगे धार्मिक जीवन की। यज्ञ और देवता में ऋग्वैदिक काल प्रकृति पूजक थे और देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व मानते थे। इंद्र वर्षा और युद्ध का देवता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अग्नि आग और देवताओं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ होता था। वरुण जल और नैतिक व्यवस्था का ऋतु के संरक्षक थे। अन्य प्रमुख देवता में सूर्य, वायु, सोम, उषा, अदिति। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने और भौतिक लाभ यानी कि पशुधन, पुत्र, विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ, बलिदान प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान थे। उत्तर वैदिक काल धार्मिक अनुष्ठान अधिक जटिल और कर्मकांडी हो गए। ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक का महत्व बढ़ गया। पूजा पद्धति में मंत्रोच्चार और पशु बलि का विशेष महत्व था। राजनीतिक संगठन की बात करें, सभा, समिति और राजन। ऋग्वैदिक काल यह एक जनजातीय समाज था जिसमें राजन कबीले का मुखिया होता था। उसकी शक्ति सीमित थी और वह सभा और समिति जैसी जनजातीय सभाओं से सलाह लेता था। सभा यह वृद्ध और अनुभवी व्यक्तियों की परिषद थी जो न्याय और प्रशासनिक कार्यों में राजा को सलाह देती थी। समिति की अगर बात करें तो यह आम लोगों की एक बड़ी सभा थी जिसमें कबीले के सभी सदस्य भाग ले सकते थे और राजा का चुनाव या उसे पद से हटा सकते थे। राजा का पद वंशानुगत नहीं था बल्कि चुनाव या सहमति से होता था। वह कबीले के पशुधन की रक्षा और युद्ध का नेतृत्व करता था। उत्तर वैदिक काल बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, राजा की शक्ति बढ़ी और सभा व समिति का महत्व कम हो गया। जनपद और महाजनपद जैसी बड़ी राजनीतिक इकाइयां बनने लगी। आर्थिक जीवन ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था जिसमें गाय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति थी। गविष्टि गायों की खोज युद्ध का कारण बनती थी। कृषि गौण थी और सीमित थी। कृषि गौण थी, ठीक है, जो कृषि थी आपकी वो गौड़ थी और सीमित थी, यानी कि बहुत कम मात्रा में कृषि हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि बन गई। लोहे के औजारों के उपयोग से भूमि की जुताई आसान हो गई जिससे गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। हालांकि निष्क यानी कि सोने का टुकड़ा
जैसी कुछ मूल्यवान वस्तुओं का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में होता था। शिल्प, इस काल में बढ़ई, बुनकर, कुम्हार और धातुकर्मी जैसे विभिन्न शिल्पी वर्ग उभरे। ग्राम अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, जिसमें कृषि उत्पादन और स्थानीय शिल्प मुख्य थे। स्त्री की स्थिति की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने और सभा व विदत जैसी सभाओं में उपस्थित होने की स्वतंत्रता थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं भी थीं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार और राजनीतिक सभाओं से वंचित कर दिया गया। कन्या जन्म को अवांछनीय माना जाने लगा। बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं इस काल में धीरे धीरे विकसित होने लगीं, हालांकि व्यापक नहीं थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सीमित था और वे मुख्यतः पुरुषों पर निर्भर थीं। फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं जैसे गार्गी इस काल में भी दार्शनिक बहसों में भाग लेती थीं। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वैदिक काल में शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी और गुरुकुल प्रणाली का पालन किया जाता था। छात्रों को अपने गुरु के घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। जहां वे गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य वेदों, दर्शन, धर्म, व्याकरण और नैतिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना था। स्मृति याद रखना, श्रुति सुनना सीखने के प्राथमिक तरीके थे, क्योंकि लिखित ग्रंथ अभी भी सीमित थे। उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक सीमित थी, जबकि शूद्रों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा जाता था। वैज्ञानिक ज्ञान और गणना प्रणाली, वैदिक काल में खगोल विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान था, जिसका उपयोग यज्ञों के लिए सही समय निर्धारित करने में होता था। नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का अवलोकन किया जाता था। गणित में दशमलव प्रणाली का प्रारंभिक ज्ञान, बड़ी संख्याओं का उपयोग और ज्यामितीय अवधारणाएं वेदी निर्माण के लिए मौजूद थी। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के भी प्रारंभिक सिद्धांत विकसित हुए थे, जिनमें विभिन्न जड़ी बूटियां और उपचार विधियों का उल्लेख मिलता है। धातु कर्म में तांबे और बाद में लोहे का उपयोग इस काल की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। ध्वनि विज्ञान यानी कि फोनेटिक्स और व्याकरण का अध्ययन भी महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से मंत्रों का सटीक उच्चारण के लिए। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। यह तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास में। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, उपदेश और महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध, जन्म, इनका सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में शाक्य गणराज्य के प्रमुख शुद्धोदन और माया देवी के यहाँ हुआ था। गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने 4 दृश्यों, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखने के बाद दुख से मुक्ति की तलाश में घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। ज्ञान प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु में बोध गया यानी कि बिहार में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, के नीचे उन्हें ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ, उत्तर प्रदेश में अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म के चक्र को गति देना। महापरिनिर्वाण की अगर बात करें तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ, उत्तर प्रदेश में दिया। ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहा जाता है, जो उन्हें बोध गया, बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के पास प्राप्त हुआ। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। दुख, जीवन में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, यानी कि तृष्णा या लालसा दुख के कारण है। दुख निरोध, यानी दुख का निरोध संभव है। तृष्णा का त्याग करने से, लालसा का त्याग करने से दुख का निरोध हो जाएगा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के निरोध का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे। जीवन में दुख है, दुख समुदाय है, यानी कि दुख का कारण है, आपकी तृष्णा है, आपकी लालसा है। दुख का निरोध किया जा सकता है, यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा? तृष्णा या लालसा के त्याग के द्वारा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के निरोध का मार्ग है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य आपने पढ़ लिए। अब बढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग की तरफ। यह मध्य मार्ग है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाता है। सम्यक दृष्टि यानी कि सही समझ, सम्यक संकल्प यानी कि सही विचार, सम्यक वाणी यानी कि सही बोलना, सम्यक कर्मांत यानी कि सही कर्म, सम्यक आजीव यानी कि सही आजीविका, सम्यक व्यायाम यानी कि सही प्रयास
और सम्यक स्मृति यानी कि सही स्मृति, और सम्यक समाधि यानी कि सही एकाग्रता। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के और निर्वाण प्राप्त करने के लिए। सम्यक क्या एक अर्थ यहाँ पर आप ये मध्यम मार्ग भी ले जा सकते हैं कि मध्यम मार्ग में रहो, कि दृष्टि को मध्य रखो, ना बहुत बुरी रखो ना बहुत अच्छी, ठीक है, मध्य में रहेंगे तो आप दुख से दूर रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुद्ध के त्रिरत्न की। तो बौद्ध धर्म के 3 आधारभूत स्तंभ या रत्न हैं जिनकी शरण लेने से व्यक्ति बौद्ध बनता है। पहला है बुद्ध, स्वयं प्रबुद्ध व्यक्ति गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाएं। दूसरा है धर्म, बुद्ध द्वारा दिखाया गया नैतिक और दार्शनिक सिद्धांत धम्म। और तीसरा है संघ, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो धम्म का पालन और प्रचार करते हैं। यह त्रिरत्न बौद्ध अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और धर्म समर्थन का स्रोत है। अब बात करेंगे बौद्ध संघ की स्थापना की। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश के बाद सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों का एक संगठित समुदाय था। प्रारंभ में संघ में केवल पुरुष शामिल थे, लेकिन बाद में बुद्ध के शिष्य आनंद के अनुरोध पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई, जिसमें उनकी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। संघ में प्रवेश के लिए कुछ नियम और आचार संहिताएं थीं जो विनय पिटक में संकलित हैं। संघ का उद्देश्य धम्म का अध्ययन, पालन और प्रचार करना था, साथ ही अनुयायियों को एक आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना था। प्रमुख बौद्ध ग्रंथों की अगर बात करें, उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। उनमें आते हैं विनय पिटक, और ये पाली भाषा में थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचार संहिता और नियम शामिल हैं। सुत्त पिटक, इसमें गौतम बुद्ध के मुख्य उपदेश, संवाद और प्रवचन शामिल हैं। ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक आधार का प्रमुख स्रोत है। अभिधम्म पिटक, यह बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा के गहन विश्लेषण से संबंधित है। यह सुत्त पिटक के सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है। जातक कथाएं भी महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का हिस्सा हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां बताती हैं। बौद्ध धर्म की 3 शाखाएं थीं, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान कौन थे? थेरवादी थे। ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर अधिक जोर देते थे, बुद्ध को एक महान शिक्षक और मानव मानते थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में ये प्रचलित है। महायान की अगर बात करें तो ये बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजता है और मूर्ति पूजा का प्रचलन है। इसमें बोधिसत्व यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते हैं की अवधारणा प्रस्तुत की महत्वपूर्ण बताई गई है। चीन, जापान, कोरिया और तिब्बत में यह प्रचलित है। अगर वज्रयान की बात करें तो यह महायान की एक शाखा है जो तांत्रिक अनुष्ठानों, मंत्रों और गूढ़ साधनाओं पर जोर देती है। यह मुख्य रूप से तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित है। तो बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो जाता है, थेरवाद में और महासांगिक में। यहाँ पर थेरवाद होगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थेरवादी और महासांगिक 2 विभाजन हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति होती है ईसा पूर्व 250 में। मोंगली पुत्र तिस इसका अध्यक्ष होता है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का पाटलिपुत्र में, आज के पटना में ये होती है। परिणाम क्या होता है? विभिन्न मतों और भ्रामक विचारों को बाहर निकाला गया। अभिधम्म पिटक की रचना की गई। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार शुरू हुआ, जैसे श्रीलंका, म्यांमार। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति, यहाँ हीनयान और महायान परंपराओं के अनुसार 2 अलग अलग संगीति मानी जाती हैं। हीनयान परंपरा के अनुसार ईसा पूर्व 72 वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं, सहायक अश्वघोष होते हैं, शासक कनिष्क होता है जो कुणाल वंश का होता है, कुषाण वंश का, और स्थान होता है कुंदलवन, बिहार, कश्मीर। परिणाम इसके क्या होते हैं? त्रिपिटकों का संस्कृत में संकलन कराया जाता है। हीनयान और महायान मतों का स्पष्ट विभाजन हो जाता है। अब बात करेंगे अशोक और बौद्ध धर्म का प्रचार। मौर्य सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में निर्णायक भूमिका निभाई। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुए भीषण नरसंहार को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित होता है और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने हिंसा को त्याग कर धम्म यानी कि नैतिकता और सदाचार की नीति अपनाई और अपने शिलालेखों के माध्यम से धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अब हम बात करेंगे बौद्ध स्थापत्य की। बौद्ध धर्म की भारतीय स्थापत्य कला को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे स्तूप,
चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में ये स्थित है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक है, जिसका निर्माण मूल रूप से अशोक ने करवाया था। यह अपनी तोरण द्वारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में यह स्थित है। यह अपने सफेद संगमरमर की जटिल मूर्तियों और पैनलों के लिए जाना जाता है, जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यह गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और शिक्षा का केंद्र था, जिसने कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म और अन्य विषयों का ज्ञान प्रदान किया। नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा प्रारंभ कर दिया गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित। यह भी एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था, विशेषकर वज्रयान बौद्ध धर्म के लिए। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित ये गुफाएं अपनी शानदार बौद्ध भित्ति चित्रों और मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं, जो बौद्ध जीवन और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। श्रीलंका, चीन और तिब्बत और जापान में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्र को भेजा था और बौद्ध धर्म स्थायी रूप से वहां स्थापित हुआ। थेरवाद बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। दक्षिण पूर्व एशिया म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की स्थापना एवं महावीर स्वामी का जीवन। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है, जिसकी नींव ऋषभदेव ने रखी थी, जिन्हें जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। महावीर स्वामी वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने इस धर्म को वर्तमान स्वरूप दिया। जन्म इनका होता है 540 ईसा पूर्व। कुछ स्रोतों में 599 ईसा पूर्व भी आपको मिल जाएगा, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। वे ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से थे। ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की आयु में जृंभिक ग्राम के बाहर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए। महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व। कुछ स्रोतों के अनुसार 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में उनका निधन हो गया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन है? तो पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। उनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना और अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना के 4 मुख्य सिद्धांत दिए। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़कर पंच महाव्रत को पूरा किया। प्रत्येक तीर्थंकर का एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे ऋषभदेव का बैल है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर का सिंह है। तीर्थंकरों की अवधारणा जैन धर्म के कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के मार्ग पर जोर देती है। जैन धर्म में है त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन का मतलब है कि सही विश्वास। यह जैन धर्म के सिद्धांतों और तीर्थंकरों में दृढ़ और अविचलित विश्वास रखने को संदर्भित करता है। इसमें संदेह रहित सच्चे विश्वास का होना आवश्यक है। सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, यह सभी प्रकार के अज्ञान को दूर करने और वास्तविकता को की सही समझ प्राप्त करने को संदर्भित करता है। इसमें जैन ग्रंथों का अध्ययन और सही ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। सम्यक चरित्र, सही आचरण, यह जैन धर्म के नैतिक सिद्धांतों और आचार संहिता का पालन करने को संदर्भित करता है। विशेष रूप से पंच महाव्रतों का पालन करना, यह व्यवहारिक रूप से सही जीवन जीने का मार्ग है। इन तीनों रत्नों का एक साथ अभ्यास ही व्यक्ति को कर्मों के बंधन से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है, ऐसा जैन धर्म का मानना है। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी, मनुष्य, पशु, कीट का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सत्य, हमेशा सच बोलना, लेकिन ऐसा सच बोलना जिससे किसी को नुकसान ना हो। असत्य, चोरी न करना, किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना न लेना। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। यह व्रत इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण और सभी प्रकार की कामुकता का त्याग करने को संदर्भित करता है। गृहस्थों के लिए यौन संयम की बात उन्होंने कही है। अपरिग्रह यानी कि अनासक्ति, सांसारिक वस्तुओं, धन और संपत्ति का अनावश्यक संग्रह न करना और उनमें आसक्ति न रखना।
जैन धर्म की दो शाखाएं हुई, एक श्वेतांबर और दूसरी दिगंबर। दिगंबर आकाश से ढके हुए, ये शाखा के भिक्षु वस्त्रों का पूर्णतः त्याग करते हैं और दिग यानी कि दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। उनका मानना है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूर्ण नग्नता आवश्यक है। यह शाखा मूल शिक्षाओं का अधिक कठोरता से पालन करती है। अब बात करेंगे श्वेतांबर की यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले की। इस शाखा के भिक्षु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनका मानना है कि कठोर तपस्या के लिए नग्नता आवश्यक नहीं है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए वस्त्र धारण करना बाधक नहीं है। इन दोनों शाखाओं के बीच तीर्थंकरों की मूर्तियां, वस्त्रों और कुछ धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को लेकर भी अंतर है। जैन साहित्य, अंग और उपांग। अंग यह जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें महावीर स्वामी के मूल उपदेश और जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह है। कुल 12 अंग हैं। उपांग ये अंगों के पूरक ग्रंथ हैं जो विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। कुल 12 उपांग हैं। अन्य प्रमुख जैन ग्रंथों में प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र और आगम सूत्र शामिल हैं, जिनमें जैन आचार विचार, दर्शन और भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। जैन धर्म के प्रमुख स्थल कौन है? श्रवणबेलगोला है कर्नाटक में। यह एक महत्वपूर्ण दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है जहां भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की 57 फीट ऊंची एकाश प्रतिमा स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होता है। दूसरी है पावापुरी बिहार। यह वह पवित्र स्थान है जहां महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस यहीं पर ली थी। यहाँ एक जल मंदिर स्थित है जिसे पवित्र माना जाता है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान। यह संगमरमर से बने 5 मंदिरों का एक समूह है जो अपनी उत्कृष्ट नक्काशी और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला है रणकपुर जैन मंदिर, राजस्थान। यह भी एक भव्य जैन मंदिर है जो अपनी जटिल नक्काशीदार स्तंभों के लिए जाना जाता है। अगला है गिरनार, गुजरात। यह 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु से संबंध। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म अपना लिया था। एक भीषण अकाल के कारण चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए, जहां उन्होंने संलग्न उपवास द्वारा शरीर का त्याग विधि से अपने प्राण त्यागे थे। यह घटना जैन धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसके कारण जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजित हो गया। भद्रबाहु दिगंबर परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं, जबकि स्थूल भद्र ने श्वेतांबर परंपरा को संभाला। जैन परिषदें 2 होती हैं, एक पाटलिपुत्र में, दूसरी बल्लभी में। प्रथम जैन संगति, स्थान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, लगभग 300 ईसा पूर्व। स्थूल भद्र इसका अध्यक्ष बनता है। परिणाम क्या होता है? यह परिषद भद्रबाहु के अनुयायियों के दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान हुई थी। इसी परिषद में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजित हुआ। जैन आगम ग्रंथों को संकलित करने का प्रयास किया गया। द्वितीय जैन संगति बल्लभी, गुजरात में होती है, लगभग 512 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष बनता है देवर्दिगढ़ी क्षमा श्रवण। बिखरे हुए जैन ग्रंथों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया। यह जैन साहित्य के लिखित रूप को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव की। अहिंसा पर जोर। जैन धर्म ने अहिंसा के सिद्धांत पर अत्यधिक जोर दिया, जिसने भारतीय समाज और बाद में महात्मा गांधी जैसे नेताओं को भी प्रभावित किया। शाकाहार, व्यापार और वाणिज्य। जैनियों ने कृषि से परहेज किया क्योंकि इसमें जीवों को नुकसान पहुंच सकता था, और व्यापार तथा वाणिज्य पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे व्यापारिक गतिविधियों में अग्रणी बन गए। कला और वास्तुकला। जैन धर्म ने भारत में कला और वास्तुकला को समृद्ध किया, जिसमें दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर मंदिर और श्रवणबेलगोला की गोमतेश्वर प्रतिमा प्रमुख उदाहरण है। साहित्य। प्राकृत, अर्धमागधी और बाद में कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाओं में विशाल जैन साहित्य का निर्माण हुआ। जाति व्यवस्था का विरोध। जैन धर्म ने जाति व्यवस्था का विरोध किया और समानता का संदेश दिया। अब बात करते हैं मौर्य राजवंश की, मौर्य डायनेस्टी की। स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का योगदान। ठीक है। मौर्य राजवंश की स्थापना लगभग 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया था। इस सफलता में उनके गुरु और राजनीतिक सलाहकार चाणक्य, इनके 2 नाम हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, का महत्वपूर्ण योगदान था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें एक विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य स्थापित करने में भी मार्गदर्शन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और सिकंदर के भारतीय क्षेत्रों से यूनानी शासकों को निष्कासित कर दिया।
जिससे भारत का एकीकरण हुआ। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला इतना बड़ा और केंद्रीकृत साम्राज्य था जिसने उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों को एक राजनीतिक इकाई के तहत लाया। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र, प्रांत, ग्राम और स्तर की। मौर्य प्रशासन एक सुव्यवस्थित और अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली थी जिसकी जानकारी मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है। केंद्रीय प्रशासन, राजा सर्वोच्च शक्ति था जिसे विभिन्न मंत्रियों और सलाहकारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। तीर्थ उच्च अधिकारी और अमात्य मंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था जिनमें से प्रत्येक का शासन कुमार, शाही राजकुमार या आर्यपुत्र नामक वायसराय द्वारा किया जाता था। प्रांतों को आगे जिलों यानी कि आहार और विषय में बांटा गया था। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसका मुखिया ग्रामिक या ग्रामीणी होता था। ग्राम सभाएं स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती थीं। एक विस्तृत जासूसी प्रणाली, गूढ़ पुरुष और न्यायिक प्रणाली भी थी जिसमें धर्मस्थीय, दीवानी और कंटक शोधन आपराधिक न्यायालय शामिल थे। कर प्रणाली सुव्यवस्थित थी जिसमें कृषि उपज का एक हिस्सा राजस्व की आय का मुख्य स्रोत था। अर्थशास्त्र और कौटिल्य का योगदान। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। यह राजनीति पर है, इसका नाम अर्थशास्त्र है लेकिन यह राजनीति पर ग्रंथ है। यह ग्रंथ राजा के कर्तव्यों, प्रशासन की विभिन्न पहलुओं, कानून, न्याय, कूटनीति, जासूसी और युद्ध के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को समझने के लिए एक प्राथमिक स्रोत है। हालांकि इसकी सटीक तिथि पर विद्वानों में मतभेद है। कौटिल्य का योगदान केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं था बल्कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों को उखाड़ फेंकने और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण रणनीतिक और राजनीतिक सलाह दी। तो बात करते हैं बिंदुसार के शासन की। चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था। लगभग 298 से 272 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उन्हें यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस या अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाले के नाम से जाना जाता है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंदुसार को। उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को बनाए रखा और उसका विस्तार किया, विशेषकर दक्कन क्षेत्र में। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारी एटियोकस प्रथम द्वारा डायमेकस नामक राजदूत भेजा गया था। वह आजीविका संप्रदाय के अनुयायी थे। उनका शासनकाल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा जिससे अशोक के उदय के लिए आधार तैयार हुआ। अब बात करेंगे अशोक महान की, कलिंग युद्ध की, धम्म नीति की, स्तंभ और शिलालेख की। सम्राट अशोक लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार के पुत्र और मौर्य राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व होता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध, वर्तमान ओडिशा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और विनाश को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। किसका? अशोक का। धम्म की नीति अपनाई। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपनी धम्म की नीति लागू की जो नैतिक आचरण, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। स्तंभ और शिलालेख। अशोक ने अपने धम्म के सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में फैलाने के लिए चट्टानों और पालिश किए गए स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए। यह अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास, धर्म और समाज के बारे में प्राथमिक स्रोत हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म मात्रों की नियुक्ति की और विदेशों में भी मिशन भेजे, जैसे श्रीलंका। उनके शासनकाल में भारतीय इतिहास में शांति, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। अशोक के अभिलेख की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी लिपि। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था जबकि अफगानिस्तान में अरामाइक और ग्रीक लिपियों का भी उपयोग किया गया था। भाषा। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। कुछ अभिलेखों में ग्रीक और अरामाइक का भी उपयोग किया गया। ये अभिलेख पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे जिनमें प्रमुख चट्टानी अभिलेख जैसे गिरनार, कालसी, मानसेहरा, लघु चट्टानी अभिलेख जैसे मास्की, गुर्जरा और स्तंभ अभिलेख जैसे सारनाथ, सांची, लुम्बिनी आदि शामिल हैं। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन अभिलेखों का
सफलतापूर्वक पढ़ा, जिससे अशोक और मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। राजदूत और विदेश नीति। मौर्य शासकों के यूनानी शासकों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध थे। मेगस्थनीज। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्यकालीन भारत के भूगोल, प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन है। हालांकि यह पुस्तक मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण बाद के लेखकों के कार्यों में मिलते हैं। अशोक ने भी विभिन्न हेलेनिस्टिक राजाओं जैसे मिस्र, सीरिया और मेसिडोनिया के साथ संपर्क बनाए रखा और उनके राज्यों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। मौर्यों की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित थी। मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था। समाज की अगर बात करें तो समाज 7 वर्गों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे, कारीगर, निरीक्षक और पार्षद। वर्ण व्यवस्था भी मौजूद थी और शूद्रों को कृषि गतिविधियों में लगाया जाता था। दास प्रथा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास प्रथा का उल्लेख है, लेकिन मेगस्थनीज ने भारत में दास प्रथा के न होने का उल्लेख किया है, जो एक विरोधाभास है। कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। राजभूमि का मालिक था और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया जाता था। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही उन्नत थे। सड़क मार्ग और नदी मार्ग व्यापार के लिए उपयोग किए जाते थे। पर्ण नामक चांदी का सिक्का मुख्य मुद्रा थी। शिल्प और उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, लकड़ी का काम और आभूषण निर्माण महत्वपूर्ण उद्योग थे। पतन के कारण और अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 185 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके कई कारण माने जाते हैं। अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं था जो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। केंद्रीकृत प्रशासन की कमजोरी। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन कमजोर शासकों के अधीन लड़खड़ा गया। प्रांतीय गवर्नरों का विद्रोह। दूर दराज के प्रांतों में गवर्नरों ने स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। वित्तीय संकट। विशाल सेना और प्रशासन को बनाए रखने के लिए भारी खर्च से राज्य के खजाने पर दबाव पड़ा। ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। कुछ विद्वानों को मानना है कि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव और पशु बलि पर रोक ने ब्राह्मणवादी वर्गों को नाराज कर दिया। अंतिम शासक। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और शुंग राजवंश की स्थापना की। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना। श्री गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश की स्थापना लगभग 3री शताब्दी ईस्वी के अंत में श्रीगुप्त द्वारा की गई। यह संभवतः एक छोटे सामंत शासक थे। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच गुप्त शासक बने, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है। लगभग 319 से 335 ईस्वी तक माने जाते हैं। उन्होंने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की, जो उनकी बढ़ती शक्ति का संकेत था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि हुई। उन्होंने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया। उनके शासनकाल में मगध, प्रयाग और साकेत तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त का शासन और प्रयाग प्रशस्ति की, तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। ये 335 से लेकर 375 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हें इनकी सैन्य विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। उन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति कई बार परीक्षाओं में आई है। इसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में रचित एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों, दिग्विजय नीतियों और व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन है। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक कला प्रेमी और विद्वान भी थे। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनकी संगीत प्रेम का भी पता चलता है। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो उनकी सार्वभौमिक संप्रभुता का प्रतीक था। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 375 से 415 ईस्वी तक शासन करता है, गुप्त साम्राज्य के एक और शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित कर उन्हें अंतिम रूप से समाप्त किया, जिसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी समुद्र तट का विस्तार हुआ।
उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति को मजबूत किया, जैसे कि अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक के राजकुमार से किया था। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। चीनी बौद्ध यात्री फयान उनके शासनकाल के दौरान भारत आया था और उसने गुप्त साम्राज्य के शांतिपूर्ण और समृद्ध शासन का विस्तृत विवरण दिया है। उज्जैन यह चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी, जो व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। अब बात करेंगे गुप्त काल का साहित्य, कला, विज्ञान और गणित का। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। साहित्य की अगर बात करें तो संस्कृत साहित्य अपने चरम पर थी। कालिदास, विशाख दत्त, शूद्रक और अमर सिंह जैसे महान लेखक हुए। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस जैसी उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई। कला और वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला का विकास हुआ, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अजंता और बाघ की गुफाओं में सुंदर भित्ति चित्र बनाए गए। धातु की मूर्तिकला, जैसे सुल्तानगंज बुद्ध और पत्थर की मूर्तियां भी उत्कृष्टता में आईं। विज्ञान और गणित, आर्यभट्ट ने शून्य, दशमलव प्रणाली और पाई के मान की खोज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की। खगोल विज्ञान, बारामिहिर ने बृहद संहिता लिखी, जो खगोल विज्ञान, ज्योतिष, वनस्पति विज्ञान और पशु चिकित्सा पर एक विश्वकोश था। आयुर्वेद, धन्वंतरी जैसे महान चिकित्सक हुए और चिकित्सा विज्ञान में भी प्रगति हुई। शिक्षा केंद्र, नालंदा और तक्षशिला। गुप्त काल में शिक्षा के कई महत्वपूर्ण केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय, ये गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। यह बौद्ध शिक्षा का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहां भारत और विदेशों जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत से छात्र विद्वान अध्ययन करने आते थे। यह दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और खगोल विज्ञान सहित विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यह मौर्य काल से ही एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था और गुप्त काल में भी इसका महत्व बना रहा। यह मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा जैसे आयुर्वेद, राजनीति और सैन्य विज्ञान के लिए जाना जाता था। वल्लभी विश्वविद्यालय, यह पश्चिमी भारत में एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था, विशेषकर हीनयान बौद्ध धर्म के लिए। प्रसिद्ध विद्वान जो हुए हैं गुप्त काल में, उनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे और नाटककार थे। इनका अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बड़ा नाटक है। मेघदूतम खंड काव्य है। रघुवंशम महाकाव्य है और कुमार संभवम ये इनका अधूरा ग्रंथ है। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ लिखा था और ये एक खगोल शास्त्री थे। शून्य, दशमलव प्रणाली, पाई के मान की खोज की। पृथ्वी धुरी पर घूमती है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया था। बारामिहिर ने बृहद संहिता लिखी। धन्वंतरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, इन्होंने आयुर्वेद लिखा। ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत लिखा, जिसमें शून्य और नकारात्मक संख्याओं के नियमों का उल्लेख है। तो गुप्त प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन यहाँ पर गुप्त प्रशासन मौर्यों की तुलना में कम केंद्रीकृत था। सामंती व्यवस्था का उदय हुआ, जहाँ केंद्रीय शक्ति ने स्थानीय सामंतों को बड़ी स्वायत्तता दी। प्रशासन में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रबंधन ग्रामिक और ग्राम सभाएं करती थी। राजस्व की अगर बात की जाए तो भू राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जो कुल उपज का 1/6वां हिस्सा होता था। न्याय प्रणाली की अगर बात की जाए वो अधिक विकसित थी, जिसमें पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और अधिक कठोर हो गई थी। ब्राह्मणों का सामाजिक महत्व बढ़ा, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था और सती प्रथा के प्रारंभिक साक्ष्य यहीं से मिलने शुरू होते हैं। दास प्रथा, विभिन्न प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह दास प्रथा यूनानी या रोमन दुनिया जितनी व्यापक नहीं थी। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो गुप्त शासक मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने वैष्णव धर्म, विष्णु पूजा और शैव धर्म, शिव पूजा को विशेष संरक्षण दिया। इस काल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का विकास हुआ और मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जिससे मूर्ति पूजा का महत्व बढ़ा। यज्ञ और वैदिक अनुष्ठान अभी भी प्रचलित थे, लेकिन भक्ति आंदोलन की नींव भी पड़ी। हालांकि गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। नालंदा जैसे बौद्ध मठों का विकास हुआ। यह काल धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धार्मिक विचारों के सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। मुद्रा की अगर बात करें तो गुप्त काल अपने सोने के सिक्कों, जिन्हें दीनार की नाम से जाना जाता था, की प्रचुरता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है।
ये सिक्के कलात्मक और आर्थिक समृद्धि के प्रतीक थे। चांदी और तांबे के सिक्के भी ढाले जाते थे। व्यापार की अगर बात करें तो आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों ही उन्नत थे। रेशम मार्ग सिल्क रूट के माध्यम से चीन के साथ व्यापार होता था और दक्षिण पूर्व एशिया, मालाया, जावा, सुमात्रा तथा रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार भी होता था। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो कृषि मुख्य व्यवसाय थी, लेकिन विभिन्न उद्योगों जैसे वस्त्र, धातु, आभूषण और शिल्पों का भी विकास हुआ। उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। पतन के कुछ मुख्य कारण थे, जैसे हुणों का आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी, सामंतों का उदय और आंतरिक विद्रोह और आर्थिक संकट। हमारा अगला शासक है हर्षवर्धन। अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक इनका शासन रहा। ये पुष्यभूति वंश के थे और वर्धन वंश के नाम से भी ये वंश जाना जाता है, जिसकी राजधानी थानेश्वर आधुनिक हरियाणा थी। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो एक शक्तिशाली शासक थे। उनकी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्धन से हुआ था। हर्ष के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, जो प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बने थे। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक और मालवा के देवगुप्त द्वारा राजश्री को बचाने के प्रयास में हुई, जिसके बाद हर्ष को 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर और कन्नौज दोनों का शासक बनना पड़ा। राज्य विस्तार और सैन्य अभियान। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल की शुरुआत अपने भाई की हत्या का बदला लेने और अपनी बहन को बचाने से की। उन्होंने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत किया, जिससे एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ जो पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। उन्होंने मालवा, मगध, बंगाल और उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। पुलकेशिन द्वितीय से पराजय हुई। हर्ष ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, बादामी के चालुक्य जो थे, ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया और पराजित किया। इसका उल्लेख एहोल प्रशस्ति में मिलता है। हर्ष के शासनकाल को उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और स्थिरता के अंतिम महान युगों में से एक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के प्रबल संरक्षक थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया। नालंदा जो गुप्त काल में स्थापित हुआ था, हर्ष के शासनकाल में बौद्ध शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। दुनिया भर से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करने लगा। ह्वेनसांग ने नालंदा का दौरा किया और उसके वैभव, पुस्तकालयों और वहां दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष ने विश्वविद्यालय के रखरखाव और विकास के लिए पर्याप्त धन दिया। बाणभट्ट और हर्षचरित की अगर बात करें तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और एक प्रसिद्ध संस्कृत लेखक थे। हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित यह हर्षवर्धन की जीवनी है, जो संस्कृत गद्य में लिखी गई है। यह हर्ष के प्रारंभिक जीवन, उनके परिवार और उनके शासनकाल की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। हर्षचरित उस काल के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाणभट्ट की एक और प्रसिद्ध रचना कादम्बरी है, जो संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। बाणभट्ट की रचनाएं हर्ष के शासनकाल की एक विस्तृत और कलात्मक तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। ह्वेनसांग की यात्रा का विवरण की अगर बात करें तो ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री था, जिसने 629 से 645 ईस्वी तक लगभग 16 वर्षों तक भारत की यात्रा की। वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने और बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों का दौरा करने आया था। उसने हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया और उसके साथ कुछ समय बिताया, जिससे दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित हुए। ह्वेनसांग ने एक किताब लिखी, सी यू की। यह पुस्तक 7वीं शताब्दी के भारत के इतिहास, भूगोल, समाज, धर्म और राजनीति के बारे में एक अमूल्य स्रोत प्रदान करती है। ह्वेनसांग के विवरण से हमें हर्ष के प्रशासन, कन्नौज सभा, प्रयाग में महामोक्ष परिषद और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। धर्म नीति इनका बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। कन्नौज में सभा इन्होंने करवाई थी 643 ईस्वी में। हर्ष ने कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों और भिक्षु शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य ह्वेनसांग को सम्मानित करना और महायान बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था। प्रयाग में महामोक्ष परिषद। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग, आधुनिक प्रयागराज में एक बड़ी धार्मिक सभा महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, जहां वह उदारता पूर्वक दान करते थे, जिसमें अपनी निजी खजाना भी शामिल था। ह्वेनसांग ने भी इस परिषद का वर्णन किया है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर विकेंद्रीकृत प्रशासन आपको देखने को मिलता है। ये मौर्यों की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत था। ग्राम प्रशासन में ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रशासन या प्रबंधन ग्रामिक करता था। भू राजस्व की अगर बात करें तो 1/6 हिस्सा लेता था राज्य, और कानून और व्यवस्था की ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि अच्छी थी। सांस्कृतिक और साहित्यिक योगदान।
हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान और लेखक थे। उन्होंने कला तथा साहित्य को भी उदारतापूर्वक संरक्षण दिया है। दरबार में बाणभट्ट जैसे विद्वान थे जिन्होंने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की। अगर हर्षवर्धन की रचनाओं की बात करें तो प्रियदर्शिका है। ये 4 अंकों का एक लघु नाटक है जो राजा उदयन और प्रियदर्शिका नामक एक राजकुमारी की प्रेम की कहानी पर आधारित है। रत्नावली यह भी 4 अंकों का नाटक है जिसमें राजा उदयन और उनकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका रत्नावली के बीच के प्रेम संबंधों का वर्णन है। नागानंद यह एक बौद्ध नाटक है जो बोधिसत्व जीमुत वाहन के बलिदान की कहानी कहता है। यह नाटक बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष के गहरे विश्वास को दर्शाता है। अगर हर्ष के बाद उत्तर भारत की स्थिति की बात करें तो उनकी मृत्यु होती है 647 ईस्वी में। उनका विशाल साम्राज्य जल्दी ही छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म ने काफी कुछ भारत को दिया, लेकिन एक और चीज बौद्ध धर्म ने भारत को दी, भारत से लड़ना छीन लिया। बड़े बड़े राजाओं ने सरेंडर कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और सब कुछ छोड़ के अचानक से चले गए। हर्षवर्धन भी उनमें से एक था, अशोक, चंद्रगुप्त, है ना। तो क्या हुआ कि भारतीयों ने लड़ना छोड़ दिया, छोटे छोटे राजा बन गए। जब बड़ों ने लड़ना छोड़ दिया तो घर में छोटे जो होते हैं वो लड़ने लगते हैं। तो वही हाल हुआ, भारत कमजोर हो गया और बाहरी आक्रमणों में बिखर गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में कई क्षेत्रीय शासक सामंत स्वतंत्र हो गए, जिससे उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता और विखंडन का दौर शुरू हुआ। यह राजपूत काल के उदय का अग्रदूत था जिसमें विभिन्न राजपूत वंशों ने उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। अगली कुछ शताब्दियों तक उत्तर भारत में कोई भी बड़ी केंद्रीकृत शक्ति नहीं उभरी, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष और बाहरी आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यह आपका प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट होता है, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको मध्यकालीन भारत की अगली सीरीज का वीडियो मिलेगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ नोट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।